आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रीट परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान रीट का एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी 2025 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके राजस्थान रीट के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला, पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। अनामिका जो है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर। चित्रलेखा किसकी रचना है? तो चित्रलेखा जो है ना, भगवती चरण वर्मा की रचना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तीसरा प्रश्न है गाइस, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसके द्वारा की गई है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखेगा। प्रश्न में क्या है? शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि तल वारही वारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, भक्ति रस, करुण रस या फिर वीर रस? शोक विकल सब रोवहि रानी, ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझ में आपके आ जाएगा। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। तो इसमें आपसे रस पूछा जा रहा है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो इसमें देखिए साफ साफ बताया जा रहा है, बिलाप करे अनेक प्रकारा, बिलाप अनेक प्रकारा। तो बिलाप किस पर किया जाता है? शोक पर होने पर बिलाप किया जाता है। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा करुण रस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। दूसरी बात अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भक्ति रस का स्थायी भाव होता है रति। करुण रस का मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमी डारो फोरी, सकऊं मेरू मूसक जिम तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस या रौद्र रस? ध्यानपूर्वक पढ़िए। ब्रह्मांड उठावो यानी कि एक वीर है जो कि ब्रह्मांड को उठा रहा है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। तो यार वीरों की बात की गई है इसलिए यहां पर हो जाएगा वीर रस। तो देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिना नियम के भी आप प्रश्न का आंसर जो है वो पहचान सकते हैं। जैसे कि यह वाला प्रश्न आप देखिएगा, ब्रह्मांड उठाओ, यानी कि जो वीर है वही तो ब्रह्मांड उठाएगा, जाहिर सी बात है। तो राइट आंसर की बात करो, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा, क्या है प्रश्न? खद्दर कुर्ता भगबको नेता जैसी चाल, यही बालक मोह बन मन बसो सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, करुण रस, हास्य रस या भयानक रस? अब देखिए, खद्दर कुर्ता भगबको नेता जैसी चाल, तो इसमें देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िए तब आपके समझ में आएगा। खद्दर कुर्ता भगबको नेता जैसी चाल यानी कि दिखावा करना, यानी कि हास्य करना। यही बालक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। ठीक है, तो यहाँ पर हास्य दिखा जा रहा है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। यहाँ हो जाएगा हास्य रस।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। 7वां प्रश्न क्या है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जडरित कैसे लिखा जाता है? जडरित की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? देखिए, शुद्ध वर्तनी करने के लिए ना तो आपको कोई नियम याद करने की ज़रूरत है, ना कोई परिभाषा। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप लोगों के प्रश्न जो है वो तैयार हो सकते हैं। महत्वपूर्ण देख लीजिए, जो कि आगे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान आपको करनी है। तो जर्जरित कैसे लिखा जाता है? जर्जरित ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? 372, 343, 243 या 350? संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। ये संविधान की 343 धारा में कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 9वां प्रश्न है, आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी या फिर ये सभी? आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मंदाकिनी भी होता है, सुर नदी भी होता है, स्वर्ग नदी भी होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10वां प्रश्न देखेगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला इसको क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं, धनिक कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं, अपव्ययी कहते हैं? धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला इसको क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, पीडीएफ आप बिल्कुल निःशुल्क में प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल के माध्यम से। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षर कर्ता कहते हैं, अनुमोदन कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसे क्या कहते हैं? तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसे कहते हैं अधो हस्ताक्षर कर्ता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आप लोगों को याद होगा पीटीटी 2021, 22, 23 और 24 की तैयारी मैंने आप लोगों को कराई थी। और हिंदी में आप बिलीव नहीं करोगे, हिंदी में मैंने आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया था मेरा एक एक प्रश्न पीटीटी में पूछा गया है। और लगभग मैं आपको 4 साल से पीटीटी की तैयारी करवा रहा हूँ। अब मैं आपको रीट की तैयारी करवा रहा हूँ, खासकर हिंदी की। तो सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक हिंदी का टीचर हूँ और मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ। तो रीड की क्लासेज जो मैंने आप लोगों की स्टार्ट कर दी हैं, खासकर हिंदी की, तो हिंदी पर फोकस मेरा सबसे ज़्यादा है इस समय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? इसके लिए ना कोई नियम है ना कोई परिभाषा है। पढ़िए और आंसर दीजिए, समझने का फेर होता है। अनुवृष्टि कहते हैं, अल्पवृष्टि कहते हैं, अनासृष्टि कहते हैं, अनावृष्टि कहते हैं। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? तो बरसात बिल्कुल ना होना इसको हम कहते हैं अनावृष्टि। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो शुरुआत का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा। इसके उज्ज्वल, जब आप इसे आपने मान लीजिए आपने इसे तोड़ लिया तो इसकी तोड़ने पर इसकी संधि क्या बनेगी? उत धनज्वल। तो मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग का शब्द तो उत कहाँ पर है? उत ये रहा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उद हुआ है, उप हुआ है, आ हुआ या अपी? अब बताइए प्रश्न में क्या है? इसमें मैं आपको क्या बताऊं? सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से आप आंसर बता सकते हैं। तो उपासना में उपसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 15वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 15वां प्रश्न हमारा, इनमें से किस शब्द में कर्मधार समास नहीं है? किस शब्द में कर्मधार समास नहीं है? भारतवासी, परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर। तो इसमें आपको यह बताना कि किस शब्द में कर्मधार समास नहीं है। राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। भारतवासी में कर्मधार समास नहीं है। अब जैसे कि इसमें आपसे यह पूछा जा रहा है कि भारतवासी जो है ये किस समास का उदाहरण है? वैसे तो इसमें कर्मधार समास नहीं होगा,
क्योंकि भारतवासी में तत्पुरुष समास होगा। क्यों होगा वो भी जान लीजिए। भारत अलग है, वासी अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना, भारतवासी। एक तरीका तो ये हो गया पहचानने का तत्पुरुष समास को, और एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूं, भारत का वासी, कर्ता ने कर्म को का, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा काफ़ी बार कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो आप इसे याद कर लीजिए और जितने भी इससे क्वेश्चन बन जाएंगे वो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। जैसे भारतवासी, भारत का वासी, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दो तरीका मैंने आप लोगों को बताया, इन दो तरीके से आप तत्पुरुष समास की पहचान कर सकते हैं। फिलहाल भारतवासी में तत्पुरुष समास होगा, ना कि कर्मधार समास। अब जैसे कर्मधार समास आपसे पूछा गया है, जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण, विशेष अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है, वहां पर कर्मधार समास होता है। जैसे कि कमल नयन महादेव, तो ये जो हैं कर्मधार समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, मनोहर में कौन सी संधि है। अब जैसे कि मान लीजिए, बस आपको तोड़ना आना चाहिए, संधि आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। जैसे कि मनोहर है, मनोहर की संधि क्या होती है, मन धन हर। ये विसर्ग के आपको निशान दिख रहे हैं, इन विसर्ग के निशान को आप दे सकते हैं, विसर्ग हो जाएगा। बस तोड़ना सीख लीजिए और संधि आप चुटकियों में उड़ा दे, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होता है, समधनतोष, संधनतोष, साधनतोष या समंधनतोष। तो संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है, जब आप इसे तोड़ेंगे तो संतोष का संधि विच्छेद होता है समधनतोष। माँ में आपको हलंत दिख रहा होगा, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष, बहुप्रिय, अव्ययभाव या द्विगु। प्रत्येक, तो एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, शायद आपको याद है या नहीं याद है। देखिए, जहां पर यथा आ जाए, ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, जहां पर ये शब्द आ जाएं वहां पर होता है अव्ययभाव समास। अब जैसे कि प्रत्येक है, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होता है, प्रतिधन एक, तो प्रति है इसमें, देखिए स्टार्टिंग का सब प्रति दिया है, इसमें प्रति दिया है। यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन हुआ, जैसे आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। ये सभी शब्द जो है ना, ये अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, 19वां प्रश्न हमारा है, त्रिभुज में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययभाव। त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि तीन संख्यावाची शब्द है, तो जहां पर संख्यावाची शब्द होता है, तो मेरे प्यारे साथियों वहां पर कौन सा समास होता है, तो जहां पर संख्यावाची शब्द होता है वहां पर समास होता है द्विगु समास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। त्रिभुज, नवग्रह, चौराहा जैसे कि हुआ, तो ये सभी शब्द जो हैं द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। जैसे कि बीच में मान लीजिए योजक चिन्ह दिया हो, तब क्या करोगे आप लोग, तो जी बीच में योजक चिन्ह दिया हो तो वहां पर होता है द्वंद्व समास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है, सूर्य, पक्षी, कीट या घोड़ा। क्या पूछा जा रहा है, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है, तो घोड़ा जो है ना, ये पतंग का अर्थ नहीं होता है। कीट हुआ, पक्षी हुआ, सूर्य हुआ, ये पतंग के अर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाजी, तुरंग, हरि, करिबर। हरि को किनके नाम से जाना जाता है, देखिए हरि को भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है, इसलिए हरि जो है ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द होगा। वाजी हुआ, तुरंग हुआ, करिबर हुआ, ये घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है, इलोक, परलोक, उच्च, निम्न, सगुण, निर्गुण, गुप्त, रहस्य। तो कौन सुमेलित नहीं है, गुप्त, रहस्य, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। वैसे गुप्त का विलोम शब्द होता है प्रकट, ना कि रहस्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है, निस्तेज, तेजस्वी, तेजी, तीव्र। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको लग रहा है कि इस वीडियो से हमें फ़ायदा होगा, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है,
तो भाई मेरे जिसका तेज समाप्त हो गया उसको हम कहते हैं निस्तेज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 24वां प्रश्न देखेगा, उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। उसने क्या सोचा होगा ये आपको कैसे पता चलेगा? आप सिर्फ संदेह कर सकते हैं उस व्यक्ति पर कि उस व्यक्ति ने क्या सोचा है। उसने सोचा होगा तो संदेहवाचक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 25वां प्रश्न है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्रोध को और बढ़ाना, पूजा करना, हवन करना, घर जलाना। आग में घी डालना, तो आग में घी डालना इसे आप कह सकते हैं क्रोध को और बढ़ाना। किसी को गुस्सा आ रहा है, आपने कोई ऐसी बात कह दी जिससे उसका गुस्सा और भी बढ़ गया, तो इसे हम कहते हैं आग में घी डालना। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? प्रवासी होता है, निवासी होता है, विदेशी होता है या स्वामी होता है? प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रवासी। इसे आप क्या बोलेंगे? प्रवासी बोलेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27वां। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द है? तो देखिए यहां पर आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। प्रफुल्लित ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब देखिए प्रफुल्लित लिखा कैसे जाता है? प्रफुल्लित, छोटी की मात्रा, फिर इसके बाद छोटा ला, फिर बड़ा ला, फिर ता। ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। तो प्रफुल्लित ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, जल निधि किस प्रकार का शब्द है? ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। जल निधि, तो जल निधि किस प्रकार का शब्द है? तो जल निधि जो है ना ये एक यौगिक शब्द है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? तो देखिए यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। अनुकूल, अनुकूल की शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 30 क्वेश्चन है, अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? दीर्घायु, चिरंजीवी, बहुसंख्यक या जीवित। अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द यानी कि इसका विलोम शब्द क्या होता है? अल्पायु का, तो अल्पायु का विलोम शब्द कह सकते हैं, विपरीत अर्थक शब्द भी कह सकते हो, दीर्घायु होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, प्राण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? आत्मा, महाप्राण, अल्प प्राण या निष्प्राण। प्राण का विपरीत अर्थक शब्द यानी इसका विलोम शब्द क्या होता है प्राण का? तो मेरे प्यारे साथियों प्राण का विलोम शब्द होता है निष्प्राण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, रेल, चेहरा या आदमी। तो देखिए यहां पर आपको पुर्तगाली भाषा शब्द की बात पूछा जाए कि पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा होगा? पिस्तौल जो है ना ये पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब जैसे कि आलपिन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, कमीज, स्त्री, कनस्टर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, परत, पिस्तौल, मेज, साया, पारदी, परात, इस्पात। ये सभी शब्द जो है ना ये पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सजावट, सजावा या सजावटी। सजाना क्रिया से भाववाचक शब्द क्या बनेगा, संज्ञा क्या बनेगी? सजावट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वी के साथ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 34वां प्रश्न हमारा है गाइस, आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो आपने आम खाया, आम खाने के बाद आपको आम मीठा लगा, तो आम मीठा लगने के बाद आप उसकी तारीफ कर रहे हो ना, यानी आप उसका भाव व्यक्त कर रहे हो।
तो इसमें हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक, तुलनात्मक, सार्वनामिक, प्रविशेषण। दो या दो से अधिक वस्तु या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तुलनात्मक कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी या अरबी? जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? तो जवाहर जो है ना ये अरबी भाषा का मूल शब्द है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अब जैसे कि अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं? अजब, अजीब, अमीर, शक्ल, आखिर, आदत, आदमी, इनाम, इज्जत, इस्तीफ़ा, कब्र, कमल, कर्ज, किस्मत, किला। और भी होते हैं जैसे कसम हुआ, कुर्सी, किताब वगैरह वगैरह, लिफाफा, लियाकत, वारिस, वहम, हद, हुक्म, हाल, हाकिम, हवालात। ये सभी शब्द अरबी भाषा के शब्द होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द क्या होगा? ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप तुरंत पहचान लें। उत्धन लंघन, तो उल्लंघन होगा ना, उल्लंघन, और उल्लंघन कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। उत्धन लंघन यानी कि उल्लंघन, ये उल्लंघन का संधि विच्छेद शब्द होता है। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए उल्लंघन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो उत्धन लंघन। ता में आपको ये हलंत दिख रहा होगा, शायद दिख रहा हो ना दिख रहा हो, देख लीजिए एक बार। तो हलंत देखिए, आप जब भी हलंत लगाओ तो आपको व्यंजन संधि पर आपको टिक करना होगा। ठीक है, व्यंजन संधि हो जाएगी उल्लंघन में। प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया के अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त या प्रणार्थक? निशांत दौड़ रहा है, तो निशांत दौड़ रहा है इसमें हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 39वां प्रश्न क्या है? से कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। तो से किस में आता है? तो नियम के अनुसार से किस में आता है? अपादान में आता है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं और हमको पता चलेगा कि इसमें जो मेन कॉमन है वो से, हिमालय से गंगा निकलती है, पूरा थोड़ी पढ़ना है। इसमें जो से है यही मेन कॉमन है, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कारक के कुल कितने भेद होते, तो कारक के कुल 8 भेद होते। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है 40वां, कि निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्यायवाची शब्द? जनार्दन, अपगा, अर्णव या मुकुंद? सागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सागर का पर्यायवाची शब्द होता है अर्णव। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अब यहां पर आपसे क्या पूछा जाए, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? ल, र, य, ब, ल, ड, य, ड़, जा और छा। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? अब जैसे कि या, वा, रा और ला, ये आपके अर्ध स्वर होते हैं। वैसे ऑप्शन में या वा है, तो या और वा ये आपका अर्ध स्वर हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगर ला होता या ला होता, रा ला होता, तो ये भी आपका अर्ध स्वर ही कहलाता है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय, बचपन, पन प्रत्यय नहीं है? बचपन में भी पन है, अपनापन में भी पन है, जलमय, लड़कपन में भी प्रत्यय, लेकिन जलमय में पन प्रत्यय नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग का शब्द होता है उपसर्ग और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होता है। अनुपयोगी, अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? उपयोग, उपयोगी, अनुपयोग या प्रयोग? अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? तो मेरे प्यारे साथियों अनुपयोगी जो है ना ये उपयोगी का विलोम शब्द होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? अव्ययभाव, कर्मधार, द्विगु या द्वंद्व? महाधन आत्मा, तो महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधार समास हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में।
कर्मधार समास की अगर मैं बात करूं तो आपसे जब भी पूछा जाए कि कर्मधार समास कैसे आप पहचानेंगे, जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है तो वहाँ पर आपका कर्मधार समास होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें साफ साफ बताया जाए महात्मा, महाधन, आत्मा, यानी इसके बीच में विशेषण और विशेष तथा उपमान का संबंध दर्शा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। गंगा जल किस समास का उदाहरण, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु या द्वंद्व। तो गंगा जल में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? गंगा अलग है, जल अलग है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना, गंगा जल या गंगा का जल, ये भी कह सकते हैं। कर्ता ने कर्म को का, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। गैस अगला प्रश्न है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना, मर जाना। कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष होना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 47वां प्रश्न नंबर है, सब धन 22 पसेरी लोक त्रिदी का सही अर्थ क्या होता है? अच्छा बुरा सबको समान समझना, संपत्ति का मोल नहीं जानना, गरीब होना या संतोष करना। सब धन 22 पसेरी, इसका मुहावरा क्या होगा? अच्छा बुरा सबको समान समझना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 48 से 50। निम्नलिखित प्रत्येक के वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का सुदृढ़ उसका चयन करना है। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, आप ये तो कहेंगे कि नहीं रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, आप यही कहेंगे ना रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, ये आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया। ये तो आप कहेंगे रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, ये तो आप कहेंगे नहीं, कहेंगे तो आप ये रमा ने मिठास भरा गीत गाया। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारे आपकी हिंदी की ये क्लास कैसी लगी है। दूसरा वीडियो ये हमारा हिंदी का। पहले वीडियो पर आप लोगों का थोड़ा सा रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला तो सोचा एक क्लास हिंदी की मैं आप लोगों को और दे दूं। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसकी PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।